हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। पिछले कुछ दिनों से दर्शकों से मुझे एक सवाल मिल रहे थे जिसमें वो मेरे बच्चे के सेंसरी डाइट के बारे में जानना चाहते थे। यानी कि मैंने बच्चे के सेंसरी नीड पे कौन से काम किए, इस बारे में वो जानना चाहते थे। मैं एक माँ हूँ, मैं जो भी आपको बतलाती हूँ वो अपने अनुभव के आधार पे बतलाती हूँ। लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा फील्ड है जहाँ एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। हर एक ऑटिस्टिक बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो ऐसे में हर एक बच्चे की सेंसरी डाइट अलग होगी और ये सेंसरी डाइट एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही आपको बहुत अच्छी तरह से बतला सकते हैं। यही कारण है कि आज मैंने एक बहुत ही सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को अपने शो पे बुलाया है, जिनका नाम है डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव। डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और इन्होंने मेरे बच्चे के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके गाइडेंस से मुझे अपने बच्चे के सेंसरी नीड्स को ठीक करने में बहुत सहायता मिली थी। इसके अलावा इन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी को बड़े ही आसान शब्दों में हमें बतलाया, जिस कारण से हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का महत्व समझ में आया। डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड इंचार्ज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में कार्यरत हैं। उन्होंने एडवांस ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में फेलोशिप भी की हुई है। यूएसए बेस्ड प्रोग्राम हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स से वो सर्टिफाइड हैंड राइटिंग थेरेपिस्ट भी हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर अलग अलग जगह प्रकाशित भी हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस न्यू दिल्ली में भी काम किया है। उन्होंने सेंटर फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट वेल बीइंग में भी काम किया है। उन्होंने उड़ान जैसी संस्थाओं में भी काम किया है। पिछले 17 सालों से वो इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और अपने अनुभव से बहुत सारे बच्चों के जीवन में सुधार ला रहे हैं। आज मेरे रिक्वेस्ट पे वो मेरे शो पे आ रहे हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। So please welcome Dr. Nitesh Srivastav, Senior Occupational Therapist on my show. Hello sir, welcome to my show. Thank you so much, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में जो भी अवेयरनेस और जो भी क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के, उनको जवाब देने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, थैंक यू आपको कि आप बुलाए हमें एंड रियली हम अप्रिशिएट करते हैं मैम। हम आपका चैनल हमेशा देखते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ। आई एम रियली हैप्पी टू कम हियर। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया मैम। थैंक यू सर, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है सर कि पेरेंट्स के बीच में अवेयरनेस जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और चूंकि मैं इसलिए ये आपके साथ शुरू कर रही हूँ ये इंटरव्यू, क्योंकि आप ही एक पहले इंसान थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपने तरीके अपनाओ, क्योंकि और सारे थे से कहते थे कि नहीं आप जो कर रहे हो गलत, जो हम बता रहे वो सही। तो मुझे याद है कि मैं आपको कहती थी तो आप कहते थे ठीक है आप अपने तरीके अपनाओ, देखो उसमें फायदा होता तो उसको भी करो। तो वो एक हिम्मत देता है पेरेंट्स को कि वो अपने भी काम कर सकते हैं, अपने भी तरीके अपना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मोस्टली तो क्या होता है, इनोवेशन होता है ना। ऑटिज्म के कहीं मतलब स्ट्रेटजी नहीं है कि आप ऑटिज्म में कैसे थेरेपी देंगे। आपको वैसे टेक्निक मतलब खोजना है, आपको ट्राई करना है, सारे ट्राई एंड एरर बेसिस पे। तो आपको ट्राई करना है कि बच्चा किस ढंग से ले रहा है। अब हो सकता है कि जो ये बच्चा जिस ढंग से लिया, जरूरी नहीं है कि वही टेक्निक दूसरे बच्चे में करे, इसलिए पेरेंट्स को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, आपने काफी अच्छा किया था कि लैंग्वेज तो मैंने देखा है काफी अच्छा है, काफी इम्प्रूव्ड है मैम। हाँ सर, देखिए काम तो हुआ है सर, अभी भी काम करना बाकी है, तो मैं काम कर रही हूँ सर। जो भी पेरेंट्स हैं जो मेरे चैनल से जुड़ते हैं, उनका सबसे पहला जो होता है कि अगर वो इंटीरियर जगहों से, एक ऐसी जगह से है जहाँ पे इतने फैसिलिटीज नहीं हैं, तो उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी समझ में नहीं आती कि एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक सिंपल टर्म में समझाइए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। देखिए मैम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मोस्टली बोला जाता है कि ये हेल्थ केयर का ब्रांच है जो लगभग सभी एज ग्रुप के लोगों के साथ, आइदर बच्चे भी हो सकते हैं, एडल्ट भी और जेनेटिक कंडीशन भी हो सकते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। वैसे पेशेंट में जिनमें आइदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, सेंसेशनल हो, कॉग्निशन हो या सोशल इमोशनल हो,
उन पे हम काम करते हैं थ्रू द एक्टिविटी। ऑक्यूपेशन थेरेपी 2 वर्ड से बना है, ऑक्यूपेशन और थेरेपी। ऑक्यूपेशन का लिटरल मीनिंग होता है टू इंगेज, हमें उनको इंगेज करना है, टू इंगेज थ्रू पर्पसफुल एक्टिविटी। आप ऐसे समझिए कि हमें किसी न किसी एक्टिविटी से इंगेज करना है, और एक्टिविटी वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। पर्पसफुल का मतलब हुआ कि जो एक्टिविटी से कुछ रिजल्ट आए। जैसे हम बच्चों को कोई एक्टिविटी दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि किसी बच्चे को कॉग्निशन प्रॉब्लम है, तो हम उनको जो एक्टिविटी देंगे, जैसे आप देखते होंगे बच्चे को पजल्स दे रहे हैं, तो पजल इससे काइंड ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, तो हम उससे करके उनको कॉग्निशन सिखा रहे हैं, शेप कंसेप्ट सिखा रहे हैं, साथ में उनको कलर कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो हम कोई ना कोई पर्पसफुल एक्टिविटी के थ्रू उनको ट्रीटमेंट करते हैं। जितने भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, मोस्टली हमारा जो एरिया, हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो एम होता है, वो होता है जो हमारे पेशेंट हैं उनको उनके डेली लाइफ में इंडिपेंडेंट करना। ठीक है, उनके ऑक्यूपेशन में, उनके डेली लाइफ में इंडिपेंडेंट करना। ठीक है, तो मोस्टली अगर हम बच्चों की बात करें, हाँ, तो बच्चों की बात करें तो बच्चों के डेली लिविंग में क्या होता है, 3 मेजर चीज है जो बच्चों पे काम करता है। जैसे फर्स्ट वन है सेल्फ केयर। अब बात करें कि एक बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको सेल्फ केयर में प्रॉब्लम है। उनको आप देखिएगा, किसी को खाने में प्रॉब्लम है, किसी को बटन लगाने में प्रॉब्लम है, कोई पानी नहीं पी रहा है। हाँ, तो हम मतलब हम यहाँ सिर्फ ऑटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे पेडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो किसी को रेंज ऑफ मोशन या मसल अफेक्टेड है तो ग्लास पकड़ के उठा नहीं सकता है। तो ऐसे काफी एरिया है सेल्फ केयर में, तो हमें उनको उनके उस चीज में एक्टिविटी के थ्रू इंडिपेंडेंट करना है। सेकेंडरी आता है प्रोडक्टिविटी। बच्चों में प्रोडक्टिविटी पे काम करना होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि जो आपको दिख नहीं रहा है कि बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम दिखेगा ना। जैसे बिहेवियर है, बिहेवियर इज काइंड ऑफ प्रोडक्शन, आप देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी है। हैंड राइटिंग हुआ, ठीक है, फंक्शनल बिहेवियर जिसकी बात करते हैं, जो आपको दिख रहा है उस पर काम करना है। और तीसरा होता है प्ले। बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्ले, तो हमें उनको प्ले में इन्वॉल्व करना। तो इन तीनों एरिया में, और पर्पस एक ही है, मुझे उनको उनके लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, अगर हम एम और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो बच्चों के केस में क्या होता है, हमें उनके रिहैबिलिटेशन, यानी उनका जो ऑक्यूपेशन है स्कूल का है, बच्चे तो पढ़ाई करेंगे ना, एजुकेशन है, तो उनका स्कूल है, तो उनको उनके एजुकेशन में इंडिपेंडेंट बनाए। यहाँ हमारे यहाँ अगर वही कोई एडल्ट होंगे, तो सपोज कीजिए कोई ऐसा है एडल्ट जिनमें हाथ में प्रॉब्लम है, वो कंप्यूटर जॉब कर रहा है, तो हमें उनको जॉब में इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर कंप्यूटर वो नहीं, हैंड में प्रॉब्लम है, वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफरेंट एडेप्टिव डिवाइस है या डिफरेंट टेक्निक के थ्रू हम उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का लिटरली मतलब यही है कि हम उनको थेरेपी देते हैं थ्रू पर्पसफुल एक्टिविटी, और हमारा एम होता है उनको उनके लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना। बहुत आई थिंक काफी सिंपल है और एक क्लियर होगा सारे पेरेंट्स को। कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि जब बच्चा बोलता नहीं है ना, तो हर एक पेरेंट्स को होता है कि बस स्पीच थेरेपी करा ले, बच्चा बोल ले, लेकिन वो कैसे रिलेटेड है वो चीज जानना जरूरी है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अगला सवाल मेरा यही है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों चाहिए? देखिए मैम, अगर हम बात करें ऑटिज्म पॉपुलेशन, ऑटिज्म का, तो सबको पता है कि ऑटिज्म में सेंसरी इश्यू इज अ बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप जो उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM-5 उसको देखिएगा, तो उसमें ये सेंसरी क्राइटेरिया जो है एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे डायग्नोज किया जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मोस्टली पेरेंट्स को आइडिया होगा कि वो ईशा स्केल करा रहे हैं, कार्ड्स स्केल करा रहे हैं, उन सब में एक सेंसरी एरिया है जिसके रिलेशन पे उनके नंबर होते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है। तो सेंसरी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, तो सेंसरी प्रॉब्लम होता है, और मोस्टली सेंसरी प्रॉब्लम्स जो डील करते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये चीज हुआ कि सेंसरी एरिया में प्रॉब्लम के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से डील करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि स्पीच, सब एरिया को स्पीच थेरेपिस्ट भी देख लेते हैं, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। अब बात कर रहे हैं ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म में पहला कंसर्न क्या होता है आपका? पहला कंसर्न है कि आई कांटेक्ट ही नहीं है, ठीक है, अटेंशन ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं है। हमने एक पिरामिड आपको भेजा था पिक्चर में, अगर आप उसको पिरामिड को देखेंगे मैम, तो पिरामिड में अब हमको दिखेगा कि सबसे पहले बेस में है सेंसरी सिस्टम्स लाइक वेस्टिबुलर, टैक्टाइल एंड प्रोप्रियोसेप्टिव। ये तीनों सिस्टम होता है जिसको मेजर सेंसरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे मतलब पावरफुल सेंसरी सिस्टम यही है। उसके बाद ऊपर दूसरे सेंसरी सिस्टम आते हैं। ग्रेजुअली पिरामिड में ऊपर जाइएगा तो आपको आएगा अटेंशन, बॉडी स्कीम, उनके बिहेवियर, लर्निंग, स्पीच। तो ये जो ट्रीटमेंट है नीचे से ऊपर जाता है, मतलब सेंसरी, अगर हम किसी को सेंसरी इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा। तो चूंकि इसमें क्या होता है, ऑटिज्म के केसेस में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि बच्चे सेंसेशन लेते हैं लेकिन ब्रेन उसको प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं।
तो जो एंड प्रोडक्ट आएगा, जो मोटर आउटपुट आएगा, वही गड़बड़ा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से लीजिए कि हमें एक मच्छर काट रहा है, तो एक सेंसेशन ब्रेन में गया, हमने आउटपुट में ऐसे मार दिया मच्छर को। लेकिन इन बच्चों को मच्छर काटा तो सेंसेशन गया, लेकिन आउटपुट में हो सकता है यहाँ ना मार के इधर मार दे, इधर मार दे। ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका प्रोसेसिंग सही ढंग से नहीं हुआ। तो डेफिनेटली सेंसरी बड़ा चैलेंज है, और सेंसरी इशू को टारगेट करने के लिए मोस्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही करते हैं। तो पहले सेंसरी इशू पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करेंगे, फिर उसके बाद हम जो बाकी चीजें बताएं उस पर काम करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑटिज्म में सेंसरी इशू को टारगेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंसरी इशू को टारगेट नहीं किए तो बच्चा बैठ ही नहीं पाएगा, उसके रिस्पॉन्स ही नहीं आएंगे। तो आप लर्निंग का जो भी बोल रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन या स्पीच थेरेपी है, आप कुछ भी नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चा अटेंशन ही नहीं देगा। अगर बच्चा अटेंशन नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप स्पीच थेरेपी या एजुकेशन क्या करा पाइएगा। क्योंकि आप एग्जाम्पल से लीजिए कि मोस्टली जो बच्चे आते हैं, इनके वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, वो हाइपर होते हैं, भागते रहते हैं। पेरेंट्स हमें बताएंगे सर 1 मिनट नहीं बैठता है। तो जब 1 मिनट नहीं बैठता है तो आप उनको क्या सिखाइएगा। तो कंटिन्यू जब ओटी देंगे, हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, तब बच्चा होता है कि 3 मंथ 6 मंथ के बाद वो 10 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट बैठ सकता है। देन ओनली आप जा सकते हैं डिफरेंट थेरेपी पे। तो हमारा मेन यही एम है यहाँ की ओटी बहुत नीडेड है, क्योंकि सेंसरी इशू जब तक सेटल नहीं होगा आप कोई चीज नहीं करा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ओटी से ही शुरू करते हैं। हम अपने यहाँ लखनऊ में सबसे पहले ओटी से ही शुरू करते हैं, देन ओनली फॉलोड बाय द अदर प्रोग्राम। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा जो अपना अनुभव है वो भी है कि जब मैं अथर्व को लेके गई तो हमारा पहला होता है स्पीच आ जाए। स्पीच थेरेपिस्ट के पास गई तो वो पूरे टाइम टेबल पे खड़ा ही रह गया। वो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया ना मैम, ओटी का काम है इंगेज करना। तो बच्चे को जब तक इंगेज नहीं होंगे, उनके जॉइंट अटेंशन, आई कांटेक्ट, इमिटेशन जब तक इंप्रूव नहीं होंगे, कोई दूसरे थेरेपी वर्क नहीं करेगा। तो इंगेज करने के लिए ओटी है, वो आपको इंगेज करेगा थ्रू डिफरेंट सेंसरी एक्टिविटीज। हाँ बिल्कुल, वो तो टेबल पे ही खड़ा रह गया पूरे टाइम, तो उसको सिखलाना तो बहुत दूर की बात थी। फिर हमने पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया। तो सर जैसे सारे डाइट्स होते हैं, उस तरह से एक बहुत फेमस टर्म है कि सेंसरी डाइट क्या होता है। तो आप सेंसरी डाइट के लिए आप कुछ बतलाइए। देखिए मैम, सेंसरी डाइट नाम से बिल्कुल क्लियर है कि एक डाइट है। डाइट का मतलब यहाँ ये नहीं समझना है कि खाना है, इससे टाइप ऑफ डाइट सेंसरी डाइट। मतलब इसका इफेक्ट आप वैसे ही देखेंगे जैसे हमारे खाना, जो न्यूट्रिशनल डाइट बनाया जाता है, जैसे डाइट चार्ट एक डाइटिशियन बना के देती है। सपोज कीजिए बच्चे को किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है या उसके हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो एक डाइट चार्ट बना के देंगे, ठीक है, ताकि उसके बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। ठीक है, सेंसरी डाइट का भी कंसेप्ट यही है, ये कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट ए स्पेशल टेक्निक, कोई कुछ नहीं है, बट एक स्ट्रेटजी है जो हम लोग पेरेंट्स को देते हैं होम केयर प्रोग्राम के रूप में, ताकि वो बच्चों पे एक डाइट के फॉर्म में काम करे। देखिए सेंसरी डाइट का कंसेप्ट कहाँ है, फर्स्ट टाइम इसको विल बार्गर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था। उनका कहना था कि जैसे हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है 3 और 4 टाइम्स हमें खाना चाहिए टू प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, सिमिलरली ब्रेन को सेंसरी अमाउंट की जरूरत होती है, ठीक है, थ्रू एनवायरनमेंट। और हमें वो इन्वायरमेंट से मिलता है ताकि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करे, हमारा अलर्टनेस लेवल मेंटेन रहे, एराउजल लेवल मेंटेन रहे, और हम फोकस रहे। ठीक है, अब आता है कि दिस इज वेरी नॉर्मल फेनोमेना जो सबको मिलता है, होता है सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। उनमें जो अमाउंट उन्हें मिल रहा है एनवायरमेंट से, दैट इज नॉट सफिशिएंट। बच्चे चल नहीं पाते हैं, तो अगर चल नहीं पाते हैं तो उसमें बोला जाता है क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं तो उनको वेस्टिबुलर इनपुट नहीं मिल पाता है, इस कारण उसमें वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर बच्चे को किसी भी समय वो चीज एग्जैक्ट अमाउंट में हमें एनवायरमेंट से नहीं मिल रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया, तो हमें वो सेंसरी डाइट के फॉर्म में देना है। ठीक है, इसलिए सेंसरी डाइट का कंसेप्ट है। और डाइट में बोला गया कि जैसे हम बच्चों को खाना देते हैं, वैसे हमें 3 to 4 टाइम्स इसको देना है, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स ए डे हमें देना है। तो ये मैम सेंसरी डाइट का कंसेप्ट है। इस थ्योरी पे बेस है जो सेंसरी इंटीग्रेशन का थ्योरी ये है कि हम अगर कंट्रोल सेंसरी इनपुट देते हैं, ठीक है, बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम है, तो हम इसको दे के उनके फंक्शनल एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च सेंसरी डाइट दिया गया, सेंसरी डाइट देने से ब्रेन के न्यूरोकेमिस्ट्री, उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, ये रिसर्च भी ऑलरेडी प्रूव करता है। ठीक है, तो सेंसरी डाइट का यही कंसेप्ट है कि अगर हम उनको 3 और 4 टाइम्स से देते रहे तो हमारे बच्चे मोर फोकस रहेंगे, उनका सेल्फ रेगुलेशन अच्छा रहेगा, अटेंशन अच्छा रहेगा, हम उनको कुछ चीजें सिखा सकते हैं, वो रेडी रहेंगे सीखने के लिए। तो सेंसरी डाइट का कंसेप्ट यहाँ पे है।
बिल्कुल सर। ठीक है लेकिन मैम। ये चीज जो आप बोल रहे हैं डाइट के लिए, कि जैसे हम खाना खाते हैं दिन में 2 3 से 4 बार, तो वैसे हमें सेंसरी डाइट चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे हम्म, बहुत ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये बात बतलाते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हम्म, कि मेरे यहाँ जो आप आ रहे हैं और आप जो करवा रहे हैं यही इनफ है। हम्म, मुझे लगता है कि आपने ही पहली बार मुझे ये कहा था कि जैसे आप खाना 3 4 बार खाते हैं, वैसे ही ओटी हम्म, आपको 3 4 बार करनी ही है, चाहे आप सेंटर पे बिल्कुल आए या ना आए। तो यही था कि शुरुआत से मैंने भी 3 से 4 बार थेरेपी ओटी जो है वो की घर पे। मुझे याद है कि मैं आपसे कहती थी कि आप डेली बिल्कुल डेली सेशन दे दो, बट आपने सेशन दिया नहीं डेली, क्योंकि इसलिए नहीं दिया कि अगर मैं डेली दे दूंगा तो पेरेंट्स थोड़े से लेजी हो जाते, वो खुद नहीं नहीं करते। करेंगे डेफिनेटली मैम। सेंसरी डाइट का यही कंसेप्ट है, आपको देना ही देना है, आपको 3 और 4 टाइम। देखिए मैम, 45 मिनट सेशन कभी एनफ नहीं है बच्चों के लिए। तो हम्म। पेरेंट्स को सीखना होगा, देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वो देंगे उतने ज्यादा रिजल्ट आएगा। अब सेंसरी डाइट में एक चीज भी है कि पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें कब देना है। ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन काफी पेरेंट्स का होता है कि कब देना है, कहाँ देना है। तो कब देने का मतलब होता है, देखिए आप उनको कहीं भी दे सकते हैं। बोला गया है कि आप किसी एक्टिविटी के पहले दे रहे हैं, सपोज कीजिए आप कोई टेबल एक्टिविटी या हैंड राइटिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चा उसमें भाग रहा है, नहीं करना चाह रहा है, तो आप उसके पहले दे देंगे, सो डेट कि वो फोकस रहे। ठीक फोकस है, रहे। ड्यूरिंग एक्टिविटी में दे सकते हैं। आप आपने देखा कि आप अथर्व के केस में ही देखिए, कभी एक्टिविटी करते हुए बीच में भागने लगता था, तो उस हाँ। दौरान भी हम दे सकते हैं, सो दैट वो फिर काम अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू करने लगे। एंड आफ्टर थेरेपी भी देते हैं, यानी कि आफ्टर एक्टिविटी भी देते हैं। तो हम इसको पहले भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग एक्टिविटी भी दे सकते हैं, और आफ्टर एक्टिविटी भी दे सकते हैं। कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते हैं सर कहाँ देंगे, बच्चा स्कूल जा रहा है कैसे दे पाएंगे। देखिए कोई स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि सेंसरी डाइट कोई स्पेशल टेक्निक बेस्ड नहीं है। हम सिर्फ होम केयर प्रोग्राम है, और इसको हम कहीं भी दे सकते हैं। आप घर में अगर आपके पास एक अलग रूम है वहां दे सकते हैं, स्कूल में प्ले ग्राउंड है वहां दे सकते हैं। ठीक है, हम्म। कहीं भी दे सकते हैं। आप शाम को घूमने ले जा रहे हैं वहां पे थोड़ा करा लिए। सेंसरी डाइट का मतलब क्या है, आप पार्क में स्विंग करा रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, वहीं पे कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी करा दिए, तो ये सारे आ गए। इसके लिए कोई स्पेशल जगह, स्पेशल प्लेस या स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बिल्कुल। इसको आप कहीं भी किसी समय दे सकते हैं। ठीक है। तो सर, जो ये सेंसरी डाइट है वो हर बच्चे के लिए अलग होता है, तो ये कैसे डिसाइड करें हम कि कैसे देखिए है? मैम, नो डाउट मैम, सेंसरी डाइट हर बच्चे का अलग अलग होते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में ही स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा रूप है। ठीक है, एक हम्म। स्पेक्ट्रम है, तो एक सिम्टम दूसरे बच्चों का नहीं होता है। तो बिल्कुल। सेंसरी डाइट करने से पहले आपको प्रॉपर इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे। जरूरी है कि आप आपके पास अगर कोई थेरेपिस्ट है या कहीं भी है, जो भी पेरेंट्स है, थेरेपिस्ट से एक बार इवोल्यूशन कराए। एटलीस्ट वो सेंसरी प्रोफाइल से कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि किस सेंसरी एरिया में प्रॉब्लम है, और उसके बेसिस पे अगर बच्चे को जिस सेंसरी एरिया में प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे प्लान बनाया जा सकता है। मेजर चीज हम बता देते हैं कि 2 प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोई बच्चा सेंसरी सीकर है, टर्म सुने होंगे, कोई हाँ। सेंसरी सीकर है, कोई सेंसरी अवॉइडर है, जिसको बोलते हैं या तो हाइपो एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है। ठीक है, हाई थ्रेशोल्ड है, लो थ्रेशोल्ड है, ये सब कॉमन टर्म में जो यूज होते हैं। ठीक जी। है, तो सपोज कीजिए कोई बच्चा हाई थ्रेशोल्ड है। हाई थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ कि ही नीड्स मोर सेंसरी। ठीक है, हम्म। उसको जैसे जैसे हम क्या बोले, सपोज कीजिए कि ग्लास में पानी है। ठीक है, इतना पानी खाली है, और आप उसमें पानी भरे, तो अब इतना ही पानी देंगे तो ग्लास से बाहर पानी आने लगेगा। मतलब वो बच्चे को अगर हम थोड़ा सा, जैसे लो थ्रेशोल्ड वाले बच्चे जो डिफेंसिव होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम थोड़ा सा ही पानी देंगे तो बाहर आ जाएंगे। ये लो थ्रेशोल्ड वाले हैं जिसको कि हम हाइपर सेंसिटिव बोल रहे हैं, उनको हाँ। हम थोड़ा सेंसेशन दे देंगे तो उनका डिफेंसिव हो गया। जैसे आप छूने जा रहे हैं, फेस ओरल कर रहे हैं, छूने जा रहे हैं, बच्चा भागने लगता है। फ्राइट हाँ। एंड फ्लाइट वाले रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि आपके हाथ में कुछ चोट लगा हो, और आप एक भीड़ भाड़ वाले दिल्ली में ही भीड़ भाड़ वाले बस में बैठ गए हैं, तो उस समय आपका रिएक्शंस कैसे होंगे, वैसे ही बच्चों का रिएक्शंस होता है। वो अपने आप को बचाना चाहता है, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी उतना सेंसेशन है, उनको अब नहीं चाहिए। तो ये लो थ्रेशोल्ड वाले हैं। लो थ्रेशोल्ड के एग्जांपल में आया कि आपके जो भी है, आप देखते होंगे बच्चा को जैसे तेज साउंड आ गया, कान बंद कर रहा है, सब लो थ्रेशोल्ड है। ठीक है, इसको छूने नहीं दे रहा है, सब लो थ्रेशोल्ड है। तो आपको पहले प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। उसी तरह हाई थ्रेशोल्ड वाले को देखिएगा कि वो भागेंगे, वो सेंसरी सीक करते हैं, मतलब उनको चाहिए, मतलब वो भूखे हैं, उनको जो खाना मिल रहा है दैट इज नॉट सफिशिएंट, नीड्स मोर सेंसेशन। उनको बार बार खाना चाहिए। उनका ग्लास समझिए कि पूरी खाली है, पानी भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। उनको जी। हमें ज्यादा सेंसेशन, ठीक है ना, तो उनको ज्यादा देना है। तो यही हाइपो और हाइपो फॉर्म में होता है। अब हमारा जो सेंसरी सिस्टम है, नियरली 8 सेंसरी सिस्टम है। एक रिसेंटली एडेड हुआ है, 8 सेंसरी सिस्टम है, जिसमें 5 एक्सटर्नल होते हैं और 3 इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल में आपका ओल्फैक्टरी है, गस्टेटरी है, ठीक है, टेक्टाइल है,
है ना? अच्छा। विजुअल है, ऑडिटरी है, ये सारे हैं। और उसमें आते हैं वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, और नया टर्म यूज हुआ है जैसे दैट इज इंटरोरिसेप्टर्स। ठीक है, इंटरोरिसेप्टर हमारे फीलिंग, पेन, भूख, प्यास, ये सब के बारे में बताता है। तो इन 8 सेंसरी के बेसिस पे वो सेंसरी प्रोफाइल करते हैं। करने के बाद हम देखते हैं कि किस-किस में क्या-क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके हुँ, बेसिस पे प्लान करते हैं। अब सिंपल एग्जांपल लीजिएगा, अगर एक बच्चे को वेस्टिबुलर सीकिंग है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टिबुलर एक्टिविटी देंगे, क्योंकि वही वेस्टिबुलर एक्टिविटी उनको शांत करेगा। वेस्टिबुलर एक्टिविटी का मतलब हुआ मूवमेंट एक्टिविटी। ठीक है, हुँ, तो आप मूवमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। अब होता है पेरेंट्स पूछते हैं कि सर कैसे दें? अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई डिफरेंट टूल्स चाहिए, जैसे सेंटर में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे स्विंग हैं। देखिए मैम, जितने भी सेंटर में इक्विपमेंट और टूल होते हैं, वो है हुँ, एक मीन्स है, एक साधन है जिसके थ्रू हम देते हैं। ये हुँ, नहीं हुँ, है कि उसी से दे सकते हैं। हमें वेस्टिबुलर का मतलब हुआ कि बच्चे को मूवमेंट एक्टिविटी देना है। मूवमेंट हुँ, आप कैसे भी दे सकते हैं। आप अगर उसको रोलिंग भी करा दीजिएगा बेड पे, बच्चे इधर-उधर पलट रहे हैं, तो वेस्टिबुलर एक्टिविटी हो गया। आप उसको चेयर पे बैठा के स्पिनिंग करा रहे हैं, वो भी एक्टिविटी हुआ। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप 6 या 7 टाइम्स ऑफ स्विंग्स घर में लगा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी तरह प्रोप्रियोसेप्टिव है, आप एनिमल वॉक, क्रैब हुँ, वॉक, हुँ, ये सब सारी चीज़ें हैं। जॉइंट प्रेशर घर में भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए चाहिए। बस आपको ये देखना है, जब हम प्लान करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि पहला चीज़ हमारा गोल क्या है? बच्चे का क्या गोल है? जैसे बच्चा बैठ नहीं रहा है, जैसे पहले एग्ज़ाम्पल में आया कि बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, तो हमारा हुँ, गोल है कि इनको सिटिंग देना। हमने सेंसरी प्रोफाइल किया, देखा कि वो वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्टिव भरा हुआ है। तो उसके बेसिस पे हमने बनाया, गोल हमारा रहा कि इनको सिटिंग लाना है। दूसरा प्रेफ़रेंस देखेंगे। जैसे मैंने आपको पिरामिड बताया, पिरामिड में प्रेफ़रेंस है कि पहले हमको वेस्टिबुलर पे काम करना है, टैक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव पे काम करना है। विजुअल, ऑल्फैक्टरी, ये सब हमारे बाद का चीज़ है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, जितना भी कॉग्निशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है, या जितने भी आप विजुअल्स वाले चीज़ है, उस पे बाद में काम करना है। तो ऐसा हमें प्रेफ़रेंस बनाना है। देन हमें रिसोर्सेज़ देखते हैं, जैसे पेरेंट्स के घर में हम पूछते हैं कि क्या-क्या है, बॉल है, क्या कितना बड़ा घर है, झूले लगा सकते हैं। ये सब है तो उसके बेसिस पे एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे, अगर नहीं है तो उसके बेसिस पे बताएँगे। तो एक्टिविटी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि झूला ही लगा के हम दे सकते हैं या हाँ, ट्रैम्पोलिन लगा के ही जंपिंग करा सकते हैं। है ना हुँ, मैम? तो नहीं, वो मतलब पेरेंट्स के जो लिमिटेशन है या उनके रिसोर्सेज़ हैं, उसके बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसे हम लोग सेंसरी डाइट को प्लान आउट करते हैं। ताकि वो होम बेस्ड हो, घर में भी प्लान कर सके कि हम बच्चे के बिल्कुल, बिल्कुल। नीड पे काम कर सके। पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ऑटिस्टिक बच्चों की स्पीच का जो प्रॉब्लम है, वो सेंसरी नीड से कैसे रिलेटेड है? ये बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं ताकि वो समझ सके कि इतना ही ज़रूरी है, जो 50% अगर ओटी ज़रूरी है, तो 50% स्पीच ज़रूरी है। बिना ओटी के देखिए मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अ, यहाँ भी हम देखते हैं कि काफ़ी पेरेंट्स यही पूछते हैं कि ओटी से क्या फ़ायदा हो रहा है? इवन कितने स्पीच थेरेपी बोलते हैं ओटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्पीच करो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है मैम, ठीक है? हुँ, हमने पहले आपको बताया कि बच्चे के केसेस में जहाँ सेंसरी इश्यूज़ होंगे, वहाँ पे अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, ये सब में प्रॉब्लम होगा। अगर बच्चे को इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो डेफ़िनेटली आप कोई चीज़ बैठा के उसको नहीं सिखा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला, आपको इन सब चीज़ पे पहले काम करना है। तो इन सब चीज़ों पे कैसे काम करेंगे? जो सेंसरी सिस्टम पे काम करेगा, ठीक है? हुँ, मैंने अगेन हम बोल रहे हैं कि मैंने पिरामिड भेजा है, उसको ध्यान से देखना है। पिरामिड पे नीचे की ओर 3 मेजर सेंसरी सिस्टम है, जैसे वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, टैक्टाइल, और ये तीनों का रोल है स्पीच में, ठीक है? हुँ, ये हुँ, तीनों स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हुँ, हुँ, हम एक-एक करके आते हैं, जैसे हम बात करें अगर टैक्टाइल की, तो हम एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं तो बेटर समझ में आएगा। बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल से समझिए कि किसी बच्चे को टैक्टाइल इश्यू है। टैक्टाइल इश्यू का मतलब हुआ ओरल टैक्टाइल इश्यू। तो हुँ, अगर वो सिकिंग टाइप का है, तो मुँह में फिंगर रखेगा, दाँत को क्लींच करके रखेगा, तो आप उससे नहीं बुलवा सकते हैं। आप क्या स्पीच एक्टिविटी कराइएगा जब बच्चा ऐसे कर रहा है, ठीक है? तो आपको पहले सेंसरी पे काम करना पड़ेगा, वो सब चीज़ को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। सेकेंडरी है प्रोप्रियोसेप्शन। जितने भी स्पीच के प्रीरिक्विज़िट है, उसमें आई कॉन्टैक्ट है, जॉइंट अटेंशन है, गेस्चर है, पॉइंटिंग है, ठीक है? ये सब हुँ, वर्क करता है प्रोप्रियोसेप्शन पे। अगर बच्चे की प्रोप्रियोसेप्शन नहीं है, प्रोप्रियोसेप्शन मतलब होता है जॉइंट सेंस, कहाँ है जॉइंट का सेंस? नहीं है हुँ, तो अब बच्चा पॉइंटिंग भी नहीं करेगा। सबसे पहले स्पीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, देन वर्बल पे जाते हैं। तो ये हुँ, पॉइंटिंग ये सब नॉन वर्बल का है। तो बच्चा पॉइंटिंग करेगा, इमिटेशन करेगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। तो आगे ये सब कहाँ से इफेक्ट हो रहा है? तो हमने बताया सेंसरी सिस्टम से, जो प्रोप्रियोसेप्टिव का पार्ट है। उसी तरह ओरल आर्टिकुलेशन है। ओरल आर्टिकुलेशन का मतलब हुआ टंग का पोजीशन, टंग का मूवमेंट। अब हम बच्चे को बोल रहे हैं टंग ऐसे करो, बच्चा उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है, कांसेप्ट ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस ही नहीं है। क्योंकि राइट। ओरल करना भी एक ये है ना, मोटर प्लानिंग एक्टिविटी है जो हुँ, बेस हुँ, है।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो होता है वो है वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे इंटरनल ईयर में होता है। इंटरनल ईयर देखने के कान के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं। वहाँ पे वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे सेमी सर्कुलर कनाल है, ओटोलिथ ऑर्गन्स है, ये दोनों वेस्टिबुलर सिस्टम। और उसी के साथ अटैच होता है कॉक्लिया, जो कि ऑडिटरी इंफॉर्मेशन देता है, जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैंने एक पिक्चर भेजा है, आप उसको शेयर कीजिएगा कि लास्ट में जाके कॉक्लिया। तो अगर हम वेस्टिबुलर को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कॉक्लिया भी स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प होता है। हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि देखिए, काफी रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि मूवमेंट जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, सिर्फ वेस्टिबुलर सिस्टम पे स्टिमुलेशन से ही बच्चों की स्पीच आ जाते हैं। और कितने पेरेंट्स ये देखे हैं कि वो बच्चे को सिर्फ वेस्टिबुलर झूला झुला रहे हैं तो उनकी स्पीच आ गया है। अथर्व के केस में भी आपको याद होगा, याद है आपको, तो बॉल पे ही बैठे बैठे उनके स्पीच आया। बॉल पे बहुत रीजन नहीं है क्योंकि वो वेस्टिबुलर एपरेटस और जो कॉक्लिया है एक ही साथ कनेक्टेड है। अगर हम वेस्टिबुलर एपरेटस को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कॉक्लिया भी स्टिमुलेट हो रहा है। देन उसका ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जो ऑडिटरी इंटीग्रेशन है वो हो रहा है और बच्चे की स्पीच आएगा। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए मैम, हो सके कभी क्या होता है, रोलर कोस्टर है या मेले में वो बड़े बड़े व्हील वाले नहीं होते हैं झूले, हाँ झूले जो बहुत लोग झूलते हैं, पेरेंट्स लोग, आप लोग भी झूलते होंगे। उसमें देखिएगा कि जब वो मूवमेंट करेगा तो आप चिल्लाइएगा, आप मजबूर हो जाइएगा चिल्लाने को, क्योंकि आपका वो वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, वो आपके स्पीच सेंटर को भी एक्टिवेट करता है। तो आप चिल्लाएंगे तभी शांत होंगे। तो जितना आप मूवमेंट देंगे आपकी स्पीच की फ्लुएंसी बढ़ेगी, स्पीच की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसलिए वेस्टिबुलर का डायरेक्ट लिंक है स्पीच से। तो हम जितना वेस्टिबुलर पे काम करेंगे स्पीच पे काम होगा। इसलिए ये तीनों तो जरूरी है, प्रोप्रियोसेप्टिव, टेक्टाइल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजर से जो है, इवन मेरे नजर नहीं, काफी एविडेंस भी है कि वेस्टिबुलर सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीच के लिए। यही कारण है कि आप कितना पेरेंट्स से मैम सुनिएगा कि मेरे बच्चों का स्पीच तो ओटी में ही आ गया था। काफी पेरेंट्स से बात बोलते हैं में फर्स्ट टाइम आया था। रीजन यही है वेस्टिबुलर सिस्टम पे वर्क करना। जबकि स्पीच थेरेपिस्ट आपको बैठा के स्पीच थेरेपी करेंगे तो आपके ये 3 सेंसरी सिस्टम पे वो काम ही नहीं करते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि और एक मुझे ये लगता है कि ये जो सेंसरी नीड वाली चीजें हैं ये इसलिए भी जरूरी है। जैसे अगर मैं अथर्व की बातें करूँ तो आज वो पूरी तरह से बोल रहा है, सब कुछ है, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी है, सब सॉल्व कर रहा है अपनी चीजें, लेकिन अभी भी जो सेंसरी नीड है उसकी है, आती है, पेट में आती हैं। तो चूंकि मैंने आपसे ये सब चीजें सीखी हुई हैं तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ कि ठीक है, पे हाथ रखा तो मैं हेडफोन दे दूं, अगर वो सेंसिटिव हो रहा है किसी चीज के लिए तो ब्रशिंग दे दूं, या उसे बहुत दौड़ रहा है तो स्विंग करा के नीचे से चली आती हूँ। तो ये मैम पेरेंट्स को सीखना ही होगा। मैंने बोला ना कि 45 मिनट थेरेपी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द चाइल्ड। जितने भी ऑटिज्म के लिटरेचर है मैम, उसमें बोला गया है कि 42 टू 43 आवर्स पर वीक आपको काम करना है स्ट्रक्चर वे में बच्चे के साथ। देन आप सोच सकते हैं कि बच्चा ऑटिज्म से बाहर आएगा। इतना काम आपको करना है तो इतने चीज के लिए आप थेरेपिस्ट पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। पेरेंट मेडिएटेड जो है हम होम बेस्ड प्लान देते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यही सारे सवाल थे और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सब चीजें बतलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स कनेक्ट कर पाते हैं और चाहते हैं कि हम उसको ट्राई करें। तो यही है सर, अगर मौका मिला तो हम फिर से एक सेशन करेंगे जिसमें कि और भी कुछ जो ओटी से रिलेटेड डाउट्स हैं, जो मिथ हैं, मुझे लगता है डाउट से ज्यादा मिथ है उसके बारे में, वो हम लाने की कोशिश करेंगे अगर कभी फ्यूचर में आपके पास टाइम रहा तो। अभी तो ये और अभी आप जाने से पहले क्या कहना चाहते पेरेंट्स को, आप प्लीज कह दीजिए। देखिए मैं मेरा एक मतलब हम हमेशा अपने सेंटर पे जहाँ देखते हैं या जहाँ भी हम बच्चे को देखते हैं हॉस्पिटल में, हम उन पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि सबसे पहले आप बच्चे को बच्चा समझिए। ठीक है, कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा जमीन पे लौट रहा था। हमने एग्जाम्पल देखा है मैम, नॉर्मल बच्चे भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो भी लौट रहे हैं। तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप बच्चे को बच्चा पहले समझिए, पहले ये डायग्नोज नहीं कीजिए कि ऑटिज्म है इसीलिए लेट रहा है। ठीक है, बच्चे के 99% या 100% बोलिए बिहेवियर जो है इससे पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। हर समय ये नहीं कि हम उसको टैग कर दें कि मेरा बच्चा ऑटिज्म है इसलिए ऐसा कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम मानते हैं,
प्यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम बोलते हैं कि पेरेंट्स सीख है, पेरेंट मीडिएटेड थेरेपी इज मोर इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स अपने बच्चे से ज्यादा प्यार कर सकते हैं, ज्यादा प्यार से उसको डील करें, प्यार की भाषा सब समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थेरेपी में मतलब हम तो मैम इसके बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, अगर थेरेपी में थोड़ा सा भी स्ट्रिक्टली या मार के कोई करता है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो आप अपने बच्चे को प्यार से डील कीजिए, एक स्ट्रक्चर वे दीजिए, ताकि और एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट दीजिए, सो दैट ही कैन लर्न मोर एंड मोर। ये जरूरी नहीं है कि हर समय हम टेक कर दिए सारे ऑटिज्म में इसलिए ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, आप उसको प्रॉपर मौका दीजिए करने के लिए, ठीक है ना। और बच्चे का दोस्त होना बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा जब आज बड़ा है, 11-12 साल का है, तो मैं बता सकती हूँ कि इतना दोस्त वाला रिश्ता रखना पड़ेगा, तभी उसके जो आगे बिहेवियर्स आ रहे हैं उसको हैंडल, वो सबसे ज्यादा वही है। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में दोस्ती का रिश्ता नहीं रखा, प्यार का रिश्ता नहीं रखा, वो आपकी बातें मानेगा ही नहीं, वो नहीं माने। ऑटिज्म में एक चैलेंज है, और बोला जाता है इससे टोटली कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, हर स्टेज पे हर समय नए नए बिहेवियर्स आएंगे, टोटली बिहेवियर सिंड्रोम है। आपको मतलब इतना मतलब एक्सपर्ट रहना पड़ेगा, उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि उसके बिहेवियर को डील कर सके। ठीक है, बच्चे लर्निंग करते हैं, नो डाउट, कितने बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी बिहेवियर आ रहे हैं, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए पेरेंट्स ही बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है पेरेंट्स को कि पहले प्यार से, फिर बच्चे को पहले आप जो टैग है ऑटिज्म का वो हटा दीजिए, और फिर उसको सिखाइए, डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा करे। ओके सर, थैंक यू सो मच, इतनी सारी ज्ञान की बातें और इतने कम समय में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर, समय निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। आशा है आज के एपिसोड के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आप अपने बच्चे की सेंसरी नीड पे किस तरह से काम करें और घर पे कैसा रूटीन बनाएं जिसमें कि बच्चे के सेंसरी नीड को पूरा किया जा सके। आप अपने सुझाव और सवाल कमेंट सेक्शन में करते रहिए, मैं कोशिश करूंगी कि उन सवालों का जवाब दे सकूं, और अगर जवाब मेरे पास नहीं होंगे तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। So thank you so much for watching and thank you so much for joining. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.